हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी सी वाली सीरीज कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे अबाउट स्कैनफ फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेट स्पेसिफायर और उनके फ्लैग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको स्कैनफ भी समझना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का तो पता होना ही चाहिए। वो वीडियो आ गया होगा आई बटन में। उसके बाद जो दूसरी नॉलेज आपको होनी चाहिए इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन के लिए, जो कोई आपको पता होनी चाहिए कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या है, वो वीडियो भी आई बटन में आ गई होगी। वो भी जरूरी है क्योंकि बिना डेटा टाइप पता हुए आप इनपुट नहीं ले सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक है, हमने इंटीजर्स बनाए हैं, पिछली वीडियो में हमने फ्लोट बनाया है, वो सब के सब हम लोगों ने अपनी तरफ से माना है कि भाई मान लो इसकी वैल्यू रख दी 56, इसकी वैल्यू रख दी 36, है ना। यूजुअली ऐसा थोड़े ना होता है कि प्रोग्राम अपने हिसाब से भाई वैल्यू रखता है। अब मान लो सिंपल से हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं एक प्रोग्राम की जो आपकी एज बताता है, तो वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ तो पूछेगा ना पहले कि भाई कितना ईयर, कौन से ईयर में बर्थ हुआ है, तभी तो बताएगा। तो हमेशा हमको इनपुट यूजर से ही लेना पड़ता है। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म ले लो, आप फेसबुक लॉगिन कराते हो तो भी वो यूजर से ही लेता है, राइट। तो टर्मिनल से, आपके कंसोल से जो भी इनपुट आप डालना चाहते हो या किसी भी यूजर से आप इनपुट लेना चाहते हो अपने कंसोल के लिए, अपने सॉफ्टवेयर में, वो सारा काम स्कैनफ फंक्शन की सहायता से ही होता है, ठीक है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी सेम कहती है हमको, स्कैनफ इज ए बिल्ट इन फंक्शन फ्रॉम stdio.h। देखो, ये भी stdio.h लाइब्रेरी से ही आता है, तो हमको कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एट ए प्रोग्राम रन टाइम। अगेन, जो मैंने अभी आपको बोला कि कस्टमर से या यूजर से डेटा रीड कराने के काम आता है स्कैनफ। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका यूआरएल आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्लॉग पोस्ट का, आप यहां से पढ़ सकते हो। इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो देखो, कोई भी फंक्शन है हमेशा उसका नाम लिखा जाता है, जैसे प्रिंटफ का लिखा जाता है, सिमिलर टू सिंटेक्स है इसका भी, स्कैनफ का लिखा जाता है। देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस जो है, ये दोनों भी लगते हैं। और उसके बाद डबल कोट्स में हम बताते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की सामने वाला जो यूजर है वो कीबोर्ड से इंटीजर डालेगा, स्ट्रिंग डालेगा, कैरेक्टर डालेगा या फ्लोट डालेगा, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं कोमा और फिर हम यहां पे बताते हैं अपने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम ये वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, विद हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। अब एंड को हम एड्रेस ऑपरेटर भी बुलाते हैं। सो बेसिकली जिस वेरिएबल में मैं इस वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूं, जो मैंने इनपुट ली है, उसका नाम में एंड ऑपरेटर के साथ लिखूंगा तो वो इस एड्रेस पे वो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल में अभी करते हैं ट्राई। ये मेन एग्जांपल है, सारे वेरिएबल्स मैंने इनपुट लिए हुए, इसमें पहले एक कैरेक्टर इनपुट लिया है, फिर एक इंटीजर इनपुट लिया है, फिर एक फ्लोट इनपुट लिया है। अभी देखो, अगर आपको इस प्रोग्राम में एरर आ सकती है तो वो इसी तरह आ सकती है कि आप पहले इंटीजर इनपुट ले ले, उसके बाद कैरेक्टर इनपुट ले ले। वो एक अलग कंसेप्ट है कि आप इंटीजर के बाद एक कैरेक्टर कैसे इनपुट लेंगे, जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। इसीलिए मैंने पहले कैरेक्टर ही इनपुट ले रखा है फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। तो चलो सीधा कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो आ गए अपन VS कोड पे, है ना। इसको बंद करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं हम, scanf.c, ठीक है। फाइल हमारी बन चुकी है। .c क्या है, क्यों है, अगर आपको ये वाला समझ नहीं आता, अगेन पुरानी वीडियो देख सकते हो, आई बटन में आ गई होगी, बहुत डिटेल में समझा रखा है सारी चीजें। अपना प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, हैज इंक्लूड हम क्यों लिखते हैं भाई, हेडर फाइल है, हमको इंपोर्ट करनी है क्योंकि हमको प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना है। कौन सी हेडर फाइल इंपोर्ट करनी है, stdio.h करनी है भाई, उसका नाम लिख दिया और बंद कर दिया, सिंटैक्स डन। उसके बाद हम void लिखते हैं क्योंकि हमको कुछ रिटर्न नहीं कराना, मेन फंक्शन लिखना पड़ता है क्योंकि कंपाइलर मेन फंक्शन से ही देखना चालू करता है कि रन क्या करना है, ठीक है। इतना काम हो गया, परफेक्ट। अब देखो, अब मुझको लेना है इनपुट, ठीक है। इनपुट लेने के लिए बेसिकली मेरे को एक वेरिएबल नेम चाहिए ही चाहिए होता है कि मैंने इनपुट लिया उसको मैं स्टोर कहां पे कराऊंगा, ठीक है। तो मान लो मैं एक इंटीजर इनपुट लेके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं एक इंटीजर लेना और मैंने इसका नाम दिया है नंबर, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम मैंने नंबर दिया, ठीक है। अब मैं जो है वो इनपुट कैसे लूंगा भाई, इनपुट लेने का अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, स्कैनफ फंक्शन यूज होता है और ये रहा उसका सिंटैक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इनपुट लेके ट्राई करते हैं भाई, स्कैनफ फंक्शन लिख दिया। इसके बाद क्या हमने पढ़ा है सिंटैक्स में भाई, ब्रैकेट लगती है, लगा दी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है भाई, डबल कोट्स लगते हैं, लगा दिए। अब डबल कोट्स के अंदर क्या लगता है भैया, परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हमने सिंटैक्स में पढ़ा है
कि अंदर जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया जाता है डबल कोट्स में, ठीक है। अब यहां पे जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, देखो ये डबल कोट्स जो है ना, इसके अंदर यहां पे स्पेस लगा दिया होता है, कभी कभी यहां पे स्पेस लगा दिया होता है। यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, सिर्फ आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर ही रहेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड किया तो उसका तरीका थोड़ा बदल जाएगा, जो कि आज हम अभी भी ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब उसके बाद आगे हम सिंटैक्स वाइज बढ़ते हैं। हमको क्या करना है भैया, हमको लगाना है कोमा। जैसे प्रिंटफ में भी तो यही करते थे ना, स्पेसिफायर बता के फिर बताते थे ये वेरिएबल प्रिंट करना है। कोमा लगा के हमको मान लो जो भी वैल्यू कीबोर्ड से यूजर ने डाली उस वैल्यू को हमको स्टोर कराना है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। भाई दुकानदार से चीनी लेके आए, चीनी को कहीं ना कहीं तो रखते हो ना घर पे भी, हाथ में थोड़ी लेके घूमते हो, डब्बे में तो डालते ही हो। तो ये नंबर जो है वो एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे उस वैल्यू को जो यूजर ने डाली है, ठीक है। और स्टोर कराने के लिए हमारी सहायता कौन करता है, एंड ऑपरेटर। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। बेसिकली इसको पता होता है कि कौन से वेरिएबल का एड्रेस कहां पर है। जैसे कि मैंने लिखा एंड नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू आएगी उसको नंबर के एड्रेस के ऊपर स्टोर कर देगा, ठीक है। ये एंड है भाई पटवारी, इसको सब पता है कितनी जगह किसके पास खाली है, मेमोरी में कितनी जगह है, उस पर क्या डाल सकते हैं, किधर डाल सकते हैं, ठीक है। और सबसे अहम सेमी कोलन की प्रोग्राम को पता लग जाए कि भैया खत्म हो गई है मेरी स्टेटमेंट, ठीक है। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बार हेलो वर्ल्ड रन करके देख लेते हैं क्योंकि मुझको कुछ समझाना है। अब हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैंने बिल्ड एंड रन किया प्रोग्राम को, मुझको मेरा आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये सबको क्लियर है एकदम। अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखना है, एक बार इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। भाई हमने सिंपल इनपुट का प्रोग्राम लिख दिया, अभी इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया, अब आप बोलोगे सर ऐसी बात है मेरे को तो आउटपुट में कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि प्रोग्राम अटक गया सर, आगे नहीं बढ़ रहा है। देखो मैंने सीधा का सीधा स्कैनफ लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, उसने हेडर फाइल इंपोर्ट की, हेडर फाइल इंपोर्ट होते उसने मेन फंक्शन चेक किया कि है कि नहीं हैगा, उसके बाद उसने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, और उसके बाद जो लाइन एग्जीक्यूट हुई वो है स्कैनफ, मतलब कि सीधा का सीधा उसने इनपुट मांग लिया यूजर से। सो बेसिकली प्रोग्राम अटका नहीं है, प्रोग्राम जो है वो मुझसे इनपुट मांग रहा है कि भैया कुछ डालो। मैंने लिखा है इंटीजर, तो मैं एक इंटीजर डाल सकता हूं। यहां पे मान लो मैंने डाल दिया 45, ठीक है। यहां पे मैं इंटीजर भी नहीं ले पा रहा। देखो एक और नुकसान पता लग गया, ये वाला जो है रन या कुछ भी बोल लो इसको यूज करने का, इसको रोकना ही पड़ेगा। इसको हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से रन करते हैं फिर कि भाई जीसीसी करके कंपाइल करेंगे, क्या नाम है फाइल का, scanf.c, और फिर ./a.out फॉर द आउटपुट। देखो अभी ये ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर, मतलब कि जूम करता हूं, ब्लिंक करना मतलब कि वेट कर रहा है मैं कुछ डालूंगा। मान लो मैंने डाला 45, अब मैंने दबाया एंटर, तो प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ना तो मेरे को कुछ दिखा, ये तो बस 45 के बाद एंटर डालते इसने इनपुट ले लिया और काम खत्म। तो भाई हमने यही तो लिखा हुआ है कि इनपुट लेना है बस एक इंटीजर, ठीक है। अब मैं इंटीजर की जगह मान लो फ्लोट डाल दूं 43.45। अब आप बोलोगे सर ये तो अभी भी चल गया है ना, तो मेरे बेटे अभी इसने इनपुट तो ले लिया, यूजर ने टाइप किया फ्लोट, इसने फ्लोट तो ले लिया, बट इसने ये पीछे का डेसिमल हटा दिया, इसने ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, उसने सिर्फ 34 ही लिया है। बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप बोल रहे हो हम मान ले, ये थोड़ा ही होता है। मान लो भाई टीचर बोल रहा है तो, बट फिर भी तुमको प्रूफ दिखा देते हैं। कोई भी इंटीजर मेरे पास है, अभी मेरे को उसको प्रिंट कराना है, क्या करूंगा भाई, क्या यूज करूंगा बताओ कमेंट में। बोले सर प्रिंटफ कराने के लिए, आप बोल ही दिया मैंने खुद ही, प्रिंट कराने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो है प्रिंटफ। तो देखो अब पहले प्रिंट में कराऊं इससे पहले मैं कुछ और बता दूं। यूजुअली हम हमेशा इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से देखते हैं कि हमेशा एक प्रिंटफ होता है ऊपर जो कि कहता है एंटर ए नंबर या ऐसा कुछ, है ना। अब देखो कुछ बच्चों को लगता है कि अगर मैंने ये लाइन नहीं लिखी और स्कैनफ लिख दिया तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। देखो प्रोग्राम बराबर चलेगा। ये लाइन लिखने का मतलब ये होता है कि यूजर को समझ में आए कि क्या करना है। अब मान लो पहले मैं इस तरह से रन कर रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था ना, सीधा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था। अब कोई जिसको सी नहीं आती, जिसको नहीं पता कोड क्या है, वो तो समझ जाएगा कि प्रोग्राम तो अटक गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, उसको क्या पता कुछ डालना है, ठीक है।
तो ये मैसेज सिर्फ हम यूजर को दिखाने के लिए लिखते हैं कि भाई उसको समझ में आ जाए करना क्या है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो उसको बेटर समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अब ठीक है, अब सर मैंने 67 डाल दिया और मेरा काम हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे एक स्पेस और दे देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। बोलोगे सर ठीक है, मैंने प्रिंट करा दिया, यूजर को मैसेज दिख गया, समझ में आ गया कि करना क्या है, इनपुट ले लिया। अब बारी आई कि सर जी अब मैं देखूं कैसे नंबर में क्या स्टोर हुआ है। भाई अगेन प्रिंट कराने के लिए तो प्रिंटफ ही है। क्या सिंटेक्स होता है प्रिंटफ का? भाई डबल कोट्स लगता है ना, और उसके अंदर हम बताते हैं जो भी प्रिंट कराना है। जैसे कि मैं मान लो लिखता हूं नंबर इज %d, ठीक है, डॉट लगा दिया, मान लो डॉट भी दिख जाएगा आउटपुट। तो %d लिखा मतलब भाई अगेन प्रिंटफ का फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला रूल कि भाई मैं कुछ बताने जा रहा हूं, मैं कुछ नंबर प्रिंट कराऊंगा, मैंने %d लिखा है। तो नंबर प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगेन कोमा लगा के यहां पे बताते हैं वेरिएबल का नाम है नंबर, वेरिएबल का जो हमने डिफाइन किया था, हमने बता दिया नंबर प्रिंट कराना है जो कि %d की जगह ले लेगा। और उसके बाद सेमीकोलन, सेव कर दो प्रोग्राम को। अब इसको रन करके देखते हैं। वापस से टर्मिनल पे आ गए, क्लियर किया और भाई रन किया। अब देखो एंटर नंबर, मान लो मैंने डाला 34.45 है ना। अब जैसे ही मैंने एंटर दिया देखो क्या आ गया, नंबर इज 34। देखो ये डॉट जो है ना, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये डॉट जो है वो ये डॉट है जो मैंने लिखा है। चलो इसको हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। वापस से रन करते हैं। मैं डाला 34.45, कुछ भी मैं डालूंगा। इसने फ्लोट को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर में। इसने पीछे वाली वैल्यू हटा ही दी। ठीक है, इस चीज को यूजुअली हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया फ्लोट को इंटीजर में। ठीक है, तो इंटीजर डिफाइन किया है तो वो इंटीजर ही लेगा, चाहे आप फ्लोट वैल्यू डाल दो। ठीक है, यही समझाना चाह रहा था मैं इस एग्जांपल से। उसके बाद यार ये यहाँ पे एक नई लाइन चाहिए मेरे को, क्या करूं बताओ। भाई यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस ऐड कर देते हैं, न्यू लाइन, ताकि ऑटोमेटिकली आ जाए। मैंने डाला मान लो 23 और नंबर इज 23। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज स्कैनफ टू टेक इनपुट। अब एक बार हम फ्लो समझते हैं। ठीक है, पहली लाइन भैया इंक्लूड stdio.h लिखा है, बोला ठीक है सर, इसने प्री प्रोसेसर लिखा है, हेडर और अपना लाइब्रेरी का नाम लिखा है, हेडर फाइल एकदम सही है। सही है सर, इंपोर्ट कर दो। लाइब्रेरी है क्योंकि इंस्टॉल होती आ गई थी stdio.h। उसके बाद कंपाइलर ने बोला कंप्यूटर जी रिटर्न कुछ नहीं कराना। कंप्यूटर बोला चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंप्यूटर को बोला सर मेन फंक्शन पूरा लिख रखा है। कंपाइलर ने चेक कर लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेन का सिंटेक्स चेक किया, ब्रैकेट्स है, और भैया मेन फंक्शन का ब्लॉक भी है, यहां तक सब ओके है। फिर कंपाइलर ने बोला सर एक इंटीजर डिफाइन कर रहा है नंबर नाम का। कंप्यूटर बोला कर दे भाई, मैंने कब मना किया है ना, सेमीकोलन तो रूल ही है। ये लाइन खत्म हो गई। उसके बाद कंपाइलर ने बोला सर प्रिंटफ लिख रखा है, मतलब कुछ तो ये दिखाना चाह रहा है स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर बोला दिखा दे, क्या लिख रखा है भाई। प्रिंटफ का सिंटेक्स चेक हुआ, ब्रैकेट्स फंक्शन वाली है, डबल कोट्स है, डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो भाई एंटर ए नंबर कोलन स्पेस, इतनी चीज प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ा। आगे उसने क्या देखा कि भाई स्कैनफ लिखा हुआ है। स्कैनफ मतलब अब वो कीबोर्ड से कुछ पूछेगा। ठीक है भाई, बोला किस तरह से इनपुट लेना है। उसने बोला सर डबल कोट्स में इसने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रखा है %d। अब कंपाइलर को पता है %d मतलब इंटीजर। उसने बोला ठीक है भाई, वो एक इंटीजर डालेगा, उसको इनपुट ले लेना। तो भाई हमने इंटीजर इनपुट डाल दिया 23। अब देखो जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करता हूं तब तक वो उसको लगेगा मैं टाइप ही कर रहा हूं। तो जैसे मैं एंटर दबाता हूं तो उसको पता लग जाता है कि हाँ अब इसने जो भी एंटर करना था वैल्यू वो एंटर कर ली है। ठीक है, तो अब उसने आगे क्या देखा। ठीक है भाई, आगे इसने बता रखा है कि जो इनपुट लिया उसको कहां पे डालना है। उसने बोला हाँ सर नंबर का जो एड्रेस है उस पे डालना है। ठीक है, अगर मैं एंड नहीं लगाता इसका मतलब हो गया नंबर पे डालना है। अब उसको नहीं पता कि नंबर की लोकेशन क्या है। तो एंड ने बताया कि हाँ भाई नंबर जो है इतने प्लॉट नंबर पे रहता है। ठीक है, तो एंड ने बताया कि भाई इस एड्रेस पे डाल दो जो भी वैल्यू यूजर ने टाइप की थी, और सेमीकोलन। भाई हमने टाइप किया 23, उसने नंबर के अंदर स्टोर करा दिया 23। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ा। प्रोग्राम ने क्या बोला, क्या करना है भैया। बोला सर प्रिंटफ। हाँ भाई सिंटेक्स चेक कर लिया, सब चेक है, ब्रैकेट है, कोट्स है, सेमीकोलन है ना। क्या लिख रखा है, नंबर इज और स्पेस, इतना तो यूं का यूं प्रिंट हो गया। फिर उसने क्या बोला, आगे क्या कर रखा है भैया। आगे उसने बोला सर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख रखा है इसने तो %d। बोला ठीक है, बता रखी है वैल्यू क्या है। बोला हाँ सर बता रखी है नंबर। तो नंबर में क्या था, अब देखो इस लाइन के रन होने के बाद तक नंबर के अंदर 23 स्टोर हो चुका था। तो उसने 23 प्रिंट करा दिया। उसके बाद बोला सर आगे क्या है। आगे उसने बोला सर एक
एस्केप सीक्वेंस है /n मतलब न्यू लाइन, तो उसने भैया लाइन यहां से खत्म करके यहां पे नीचे ले आया लाइन को। ठीक है, समझ में आया कैसे इसने काम किया? इस तरह से हम एक इंटीजर इनपुट लेते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, मेरे को मान लो फ्लोट इनपुट लेना है, ठीक है, तो इंटीजर की जगह मैं लूंगा फ्लोट, और फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होता है %f। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे लूंगा, यहां पे भी %f ही प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। क्लियर किया, रन किया। अब देखो, मान लो मैंने यहां पे सिर्फ इंटीजर डाल दिया 234। जैसे ही मैंने एंटर लिया, ऑटोमेटिकली ये एक फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद पॉइंट लग के 0 हो गई। ठीक है, तो इंटीजर फ्लोट का ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो अपने आप होता है। ठीक है, उसके बाद अपन कैरेक्टर का इनपुट करके देख लेते हैं ना। फ्लोट की जगह मान लो कैरेक्टर लिया, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं नंबर ही रखना चाह रहा हूं। ठीक है, कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का। अगेन यहां पे c लिखता हूं, एंटर ए नंबर की जगह एंटर ए कैरेक्टर लिख देता हूं मान लो मैं। ठीक है, और कैरेक्टर इज जो भी कैरेक्टर यूजर डालेगा। ठीक है, चलो इसका भी नाम चेंज कर ही देते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो कैरेक्टर कैर वैर कर देते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। मैंने प्रोग्राम रन किया, मान लो मैंने डाला प्लस का सिंबल और फिर एंटर दबाया, तो मैंने कौन सा कैरेक्टर टाइप किया था, प्लस। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। मान लो मैंने डाला 6, अब यहां पे ये 6 एज ए कैरेक्टर गया है, ना कि एज ए इंटीजर। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम अलग अलग टाइप के जो डेटा है वो इंटीजर्स, फ्लोट्स, कैरेक्टर्स, उनको हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो सिनेरियो की जो कि मैंने आपको बोला था ना कि आप यहां स्पेस वगैरह कुछ लगा दोगे तो क्या गड़बड़ होगी। देखो, स्कैनफ को जिस फॉर्मेट में आपने यहां पर चीजें लिखी है उसी फॉर्मेट में कीबोर्ड से डेटा चाहिए होता है। मान लो मैंने यहां पे लिखा स्पेस %f। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करने के बाद डेटा उसी फॉर्मेट में डालूंगा कि पहले दबाऊंगा स्पेस, उसके बाद 67.89 मान लो। तो पहले मैंने टाइप किया स्पेस, क्योंकि ये तो स्पेस बाई जो डिफॉल्ट प्रिंट था वही था, और ये वाला है जो हमने टाइप किया है, वो उसी फॉर्मेट में हमसे इनपुट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे क्या काम आती है कि एक साथ में मैं एक से ज्यादा नंबर भी इनपुट ले सकता हूं एक ही स्कैनफ के अंदर। जैसे मान लो मेरे को 2 नंबर इनपुट लेने हैं, तो नंबर 1 और नंबर 2 मैंने 2 वेरिएबल बना लिए। ठीक है, प्रिंटफ, अब क्या लिखूं, एंटर 2 नंबर्स, आई रिपीट। यहां पे ये प्रिंटफ लिखना जरूरी नहीं है, एरर नहीं आएगी अगर नहीं लिखा तो भी, बट ये हम लिखते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा स्कैनर। अब देखो, स्कैनफ में मैं या तो ऐसे बता दूं %f पहला इनपुट और %f दूसरा इनपुट। अब मेरे को बीच में मैंने कोई भी स्पेस वगैरह कुछ नहीं दिया, राइट, और इसका इनपुट मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा कि 34 पॉइंट फलाना ढिमकाना और 44.xyz। ठीक है, तो इसको इनपुट लेके देखते हैं, कोमा लगाया। अब भाई पहला जो इनपुट है, पहला जो फ्लोट आएगा, इसको किसमें स्टोर कराना है, नंबर 1 में, तो मैं यहां पे एंड लगा के बताऊंगा नंबर 1। देखो याद रखना, जो स्पेसिफायर पहले लिखा है वही पहली वैल्यू टाइप होनी चाहिए कीबोर्ड से, और जो वेरिएबल यहां पे लिखा है सबसे पहले वही वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी। मान लो मैंने यहां %f लिखा है, तो पहला इनपुट फ्लोट ही होना चाहिए और वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा %f लिखा है, तो दूसरी वैल्यू है जो वो कहां पे जाएगी, मैंने बता दी भाई % एंड नंबर 2 में। मैं यहां पे अगर नंबर 1 लिख दूंगा गलती से, तो पहले नंबर 1 में पहला वाला इनपुट जाएगा और उसके बाद इसी नंबर 1 में दूसरा वाला इनपुट जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सेकंड में भेजना है और फिर हमको सेम चीज प्रिंट करानी है ना। तो printf भाई वेरिफिकेशन में तो चाहिए कि इनपुट लिया है कि नहीं लिया है, तो printf num1 इज %f। ठीक है, उसके बाद कोमा लगा के num2 इज %f। हमने शायद पहले कभी भी 2 इंटीजर्स को एक साथ प्रिंट नहीं कराया है ना, वो भी हम अभी करा रहे हैं। और भैया /n दे दो ताकि नई लाइन में आ जाए चीजें, है ना। इसको बता दो भाई num1 और num2, मतलब ये हुआ कि इस %f की जगह पे ये नंबर 1 की वैल्यू आएगी और जो दूसरा वाला है उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, हर एक के बीच में जो है कोमा लगता है। ठीक है, इसको सेव कराते हैं, इसको रन कराते हैं। देखो मैंने रन कराया, मैंने क्या डाला 34.56। ठीक है, इसके बाद 55.34 और यहां तो भैया फुल कचरा हो गया है ना। क्या हुआ कि भाई इसने इसको एज ए सेपरेट फ्लोट ट्रीट कर लिया और इसको एज ए दूसरा नंबर ट्रीट कर लिया। तो यहां पे भाई स्पेस कुछ तो होना चाहिए ना,
इस टाइप की जो चीजें हैं उनके लिए हम लोग स्कैनएफ के अंदर थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। जैसे यहां पे स्पेस दे दिया कि अब जो है यूजर इसी तरह से इनपुट करेगा कि पहले वो फ्लोट डालेगा, उसके बाद एक स्पेस आना चाहिए, उसके बाद दूसरी फ्लोट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो स्कैनएफ से हम इनपुट को इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में हमको यूजर से इनपुट चाहिए उसी फॉर्मेट में हम यहां पे डेफिनेशन लिखे। फॉर एग्जांपल अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, है ना, नंबर मांगे 2, मैंने लिखा 34.xyz। अब मैंने क्या बता रखा था, स्पेस आना चाहिए। ठीक है, स्पेस के बाद मैंने लिख दिया 12.56 मान लो। अब मैंने एंटर किया, देखो अब सब जगह सही वैल्यू गई है। 34.45 आई है फर्स्ट के अंदर और उसके बाद 12.56 आई है दूसरे वाले के अंदर। तो इनपुट किस फॉर्मेट में लिया गया कि पहला फ्लोट होगा, उसके बाद एक स्पेस होगा ये वाला, और उसके बाद दूसरा फ्लोट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का, है ना। तो भाई डेट ऑफ बर्थ यूजुअली इंटीजर में होती है क्योंकि डेसिमल में तो है नहीं, कोई 12.5 तारीख को पैदा हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लिया मान लो डे, एक लिया मंथ और एक लिया ईयर। ठीक है, अब एंटर डीओबी। अब देखो डेट ऑफ बर्थ बहुत तरीके से ली जाती है। कोई हाइफन से लेता है कि मान लो किसी का जनवरी 1 तारीख का है तो कोई लिख रहा है Jan-1-2024 लगा लो जो आज हुआ है। ठीक है, या मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1999 तो वो कोई ऐसे भी लिखता है कि 1/1/1999, है ना। तो वो सब चीजें हम यहीं पे बताते हैं। मान लो मेरे को चाहिए हाइफन के साथ तो मैंने लिख दिया एंटर डीओबी इन DD-MM-YYYY, मतलब डेट मंथ और ईयर। मैंने स्पेसिफाई क्या किया, सेपरेट किससे होंगे सारी चीजें, हाइफन से। तो अब सेम चीज मेरे को स्कैनएफ में भी लिखनी पड़ेगी कि पहला एक इंटीजर लेगा, फिर हाइफन डालेगा वो, फिर दूसरा इनपुट इंटीजर लेगा, फिर हाइफन डालेगा और फिर जो आएगा तीसरा इंटीजर आएगा। और इनको स्टोर किस तरह से कराना है, इसको डे के अंदर कराना है, इसको मंथ के अंदर कराना है और भाई तीसरे को ईयर के अंदर कराना है। ठीक है, अब सेम चीज उसी तरह से हम डिस्प्ले भी करा देते हैं कि भाई डीओबी इज भाई डीडी होगा, परसेंटाइल डी 1 होगा, उसके बाद फिर मंथ आएगा तो दूसरा परसेंटाइल डी आएगा और उसके बाद ईयर आएगा तो तीसरा परसेंटाइल डी आएगा। और नई लाइन तो है ही, अब इनकी वैल्यू लिख दो भाई। सबसे पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर आएगा ईयर। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। मान लो इसको मैंने रन कराया, क्या बोल रहा है भाई, एंटर डीओबी। अब इसने लिख रखा है भाई स्पेसिफाई मैंने किया है यूजर को कि इस तरह से डालो। अब मान लो मैं ऐसे डाल दूं कि भाई 2 जनवरी 1999, अभी पूरा डेटा कचरा हो गया भाई। फर्स्ट के अंदर तो 2 सही चला गया, लेकिन उसके बाद पता नहीं किसके अंदर क्या रैंडम चीज गई है और इसके अंदर क्या गई है, नहीं समझ में आ रही ना। तो अब यूजर को डेटा इसी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डाला 2-जनवरी-1999। अब उसके पास एकदम करेक्ट डेटा गया है। ठीक है, तो यहां पे हम जिस तरह से स्पेसिफाई कराना चाहते हैं यूजर से इनपुट को, उसी तरह से मेंशन कर सकते हैं कि इसी फॉर्मेट में यूजर डेटा डालेगा। ठीक है, ये चीजें बहुत कम बताते हैं, मैंने नहीं देखा लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करते हुए। तो ये बहुत सारे इनपुट के प्रोग्राम्स हमने ट्राई किए, तो आप भी होमवर्क में कैरेक्टर इनपुट लेके देखना है, इंटीजर इनपुट लेके देखना है, स्ट्रिंग इनपुट लेके देखना है। ठीक है, फिर इस फॉर्मेट में भले ही डेट ऑफ बर्थ वाला सेम प्रोग्राम ट्राई करो जो मैंने किया है, बट वो करके देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियोस में। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, share the channel and subscribe to it, and thanks for watching.